आज हम लोग पढ़ेंगे 59 एफोरिज्म, जहाँ पर हनीमैन सर एंटीपैथी के थ्रू कैसे कैसे डिजीजेस को क्योर करने की कोशिश की जाती हैं और उनके अंदर क्या होता है उसके एग्जाम्पल बताए हुए हैं। बट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे तब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हनीमैन सर ने 7 एफोरिज्म में बताया कि ये जो एंटीपैथी है, जिसमें एक सिम्टम पूरी डिजीज को ना ठीक करके उस परसिस्टिंग डिजीज के किसी एक सिम्टम को ठीक करने की कोशिश की जाए, वो एंटीपैथी है। उसका एग्जैक्ट अपोजिट वाली मेडिसिन से क्योर करने की कोशिश की जाए, वो एंटीपैथी है। और ये जो ट्रीटमेंट का तरीका है, इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। एफोरिज्म 7 का सेकंड फुटनोट, हनीमैन सर टोटलिटी ऑफ सिम्टम वाला फुटनोट है, उसमें ये सारी बातें करते हैं एफोरिज्म 8 में। फिर हनीमैन सर बताते हैं 56 एफोरिज्म में एंड 23 एफोरिज्म में, ये जो एंटीपैथी है इसको हम इनेंशियोपैथी भी बोलते हैं, पैलिएटिव मेथड भी बोलते हैं। इसका सिद्धांत होता है जिसे हम लोग एक्सियम बोलते हैं, कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस क्यूरेटर। ठीक है। फिर आगे हनीमैन सर 58 एफोरिज्म में कहते हैं कि ठीक है, ये जो एंटीपैथी का ट्रीटमेंट का तरीका है, इसमें होता क्या है। 58 एफोरिज्म में हनीमैन सर बताते हैं कि ये जो एंटीपैथी का ट्रीटमेंट का तरीका है, इसके अंदर हम होल डिजीज को ना ठीक करके उसके एक पार्ट को किसी पूरे डिजीज की पिक्चर में किसी एक सिम्टम को एंटीपैथिकली जब ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जिस सिम्टम को ठीक कर रहा है उसमें ट्रांजिएंट तो एम्बुलेशन होता है, थोड़े समय के लिए आराम मिलता है, बट जो ओवरऑल डिजीज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। यही चीज 59 एफोरिज्म में हनीमैन सर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू की 3 लाइन बताते हैं। Important symptom of persistent disease has never yet been treated with such palliative antagonistic remedies। हनीमैन सर कह रहे हैं कि किसी परसिस्टेंस डिजीज के, ठीक है, उसके किसी भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम को कभी भी एंटीपैथिकली, एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट अपोजिट या फिर पैलिएटिव तरीके से ठीक नहीं करना चाहिए, कॉमा विदाउट द अपोजिट स्टेट ए रिलैप्स। वहां पर क्या होगा, डिजीज दोबारा लौटकर आ जाएगी। इंडीड ए पल्पेबल एग्रावेशन ऑफ द मेलिडी, जो बीमारी है वो दोबारा से बहुत ज्यादा वापस लौटकर आएगी। तो यहाँ पर देखो हनीमैन से पैलिएटिव लिखा है ना कि एंटीपैथी। तो जब 23 एफोरिज्म पढ़ोगे तो वहां पर हनीमैन सर तीनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ पर हनीमैन सर ने नाम बताए हैं कि पैलिएटिव मेथड में लिखा है एंटीपैथी, इनेंशियोपैथिक और पैलिएटिव मेथड, तो तीनों एक ही नेम है। ठीक है, तो इसमें हनीमैन सर बताते हैं कि अगर हम किसी इंपॉर्टेंट क्रॉनिक डिजीज के केस में किसी एक या दो इंपॉर्टेंट सिम्टम को ठीक करने के लिए अपोजिट एक्ट करने वाली दवाई देते हैं, तो इंडीड वास्तव में क्या होता है, जो ओरिजिनल डिजीज है वो बढ़ जाती है, अकरिंग फ्यू आवर आफ्टरवर्ड, जो कि कुछ घंटों में दोबारा वो सिम्टम लौट कर आ जाता है। आगे देखो हनीमैन सर ने क्या लिखा है, एग्जाम्पल बताए हैं। फॉर ए परसिस्टेंट टेंडेंसी टू स्लीपीनेस, तो हनीमैन सर ने ऐसे ऐसे करके पूरे लास्ट पैराग्राफ तक, मतलब पूरी एफोरिज्म 59 में एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं बजाय पूरी रीडिंग करने के। ठीक है, हम पूरे एग्जाम्पल बताएंगे, बाकी बीच में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो समझ में नहीं आते, वो एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो हनीमैन सर ने पहला एग्जाम्पल दिया है कि किसी को परसिस्टेंट स्लीपीनेस रहता है, किसी को नींद ज्यादा आ रही है। तो एक कॉमन सी चीज क्या है, कोई कह रहा हमें नींद ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए कोई दवा तो देते नहीं, तो एक तरीका होता है कि कह देते कॉफी ज्यादा पियो तुम। ठीक है, उससे होता क्या है कि कॉफी पी लिया तो थोड़े समय के लिए तो काफी गायब हो जाएगी, कॉफी बोलो सॉरी, नींद गायब हो जाएगी, बट बाद में क्या होता है, और भी ज्यादा नींद आने लगती है। तो वही हनीमैन सर कह रहा है कि किसी को नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, दिन भर उसको लगता है कि वो स्लीपी स्लीपी फील कर रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर बोलो कि कॉफी ले लो, कॉफी ज्यादा पियो, तो उसमें क्या होगा, जब तक कॉफी का असर है तब तक तो पेशेंट जगा रहेगा, बट उसके बाद जब दोबारा नींद आएगी तो जो स्लीपी स्टेट है, जो स्लीपीनेस है वो बढ़कर आएगी।
आया समझ में? आगे अगला हनुमान सर ने एग्जाम्पल दिया कि एक होता है स्लीपलेसनेस, किसी को नींद ही नहीं आती। पहला एग्जाम्पल हनुमान सर ने दिया था कि किसी को नींद ज्यादा आती है तो कॉफी दे दो तो पेशेंट जगा रहेगा। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसको नींद नहीं आती है, रात भर जग रहा है, तो उसका जिस वजह से जग रहा है उसकी टोटलिटी हमें ठीक करने की कोशिश करनी है एफ्रोजन 7 होम्योपैथी में। बट एंटीपैथिकली क्या करते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जो स्लीप इंड्यूस करे। तो किसी को नींद नहीं आती तो उसके लिए हनुमान सिंह ने बुक में एग्जाम्पल दिया है कि पुराने टाइम पे ओपियम प्रिस्क्राइब कर देते थे, ठीक है, मॉर्फिन आजकल, लेकिन ओपियम प्रिस्क्राइब कर दिया। तो हनुमान सर कहते हैं पहले दिन तो ठीक है, पेशेंट सो जाएगा आराम से, बट अगले दिन क्या होगा, उसको और भी ज्यादा पेशेंट को नींद नहीं आएगी, तो उसको फिर दवा लेनी पड़ेगी। तो पहले वही सेम दवा जो 8 घंटे आराम करती थी, फिर 7 घंटे करेगी, 6 घंटे करेगी, 5 घंटे, या फिर उसके बाद दवा की हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि अगर अपोजिट के थ्रू क्योर करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वही डिजीज दोबारा से ज्यादा बढ़कर आती है, और जब दोबारा ज्यादा बढ़कर आती है तो वही एंटीपैथी वाले जो लोग, जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर है, वो दवा की डोज बढ़ा कर देते हैं। जबकि अगर क्योर किया जाए, अगर किसी को ठीक करना हुआ, तो हमारी दवा की मात्रा तो बढ़नी नहीं चाहिए ना, या फिर जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है मेडिसिन का, वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल बताया, किसी को नींद ज्यादा आती है तो उसको कॉफी के थ्रू पुराने टाइम पे ठीक करने की कोशिश करते थे। किसी को स्लीपलेसनेस, किसी को नींद ही नहीं आती, उसे ओपियम देकर ठीक करने की कोशिश की जाती थी। उसी में एक एग्जाम्पल ओपियम का और दिया है, परसिस्टेंट डायरिया का। किसी को बहुत ज्यादा डायरिया हो तो वहां पर ओपियम से ठीक करने की कोशिश की जाती थी। क्यों? क्योंकि ओपियम का जो प्राइमरी एक्शन होता है वो क्या होता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोकता है। इसी तरह हनीमैन से नॉक्ट्यूरल कफ के लिए बोला है, किसी को रात में खांसी आ रही है तो उसको क्या कह दिया था, ओपियम पिला देते थे। और वही आजकल हम लोग, ये वाली ड्रग तो आजकल भी कॉमनली यूज हो रही है कोडिंग नाम से, कफ सिरप सबका कोडिंग पिलाया जा रहा है। ठीक है, तो कोडिंग क्या करती है, वो सिर्फ लगता है कि पेशेंट को रिलीफ हो रहा है, बट वो डिजीज और भी ज्यादा क्रॉनिक होती हुई चली जाती है। कफ कोई डिजीज थोड़ी, वो तो सिम्टम है किसी न किसी चीज का। तो निमैन सर ने किसी को नींद ना आना, किसी को परसिस्टेंट डायरिया रहना, या फिर रात में कफ आता है, नॉक्ट्यूरल कफ के लिए पुराने टाइम पे ओपियम दिया जाता था। ठीक है, बट आजकल हम लोग इसको देखते भी हैं कि कोडिंग कफ सिरप से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो हनुमान सर इसमें लिखे हुए हैं पूरे एफर्जम में कि कोडिंग देने की वजह से जो भी वायलेंट इचिंग थी या फिर जो भी इरिटेशन था वो सप्रेस हो रहा है। ठीक है, आगे हनुमान सर ने एग्जांपल दिया रिटेंशन ऑफ यूरिन का, चौथा एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल कॉफी के बताए हुए हैं, सेकंड है ओपियम का। हाँ, जब कॉफी वाला एग्जांपल पढ़ते हैं वहां पे एक वर्ड आता है इन लिव। तो हनुमान सर कहते हैं कि जब कॉफी दी जाती है तो पेशेंट को ये फील होता है कि वो दोबारा से लाइवली हो गया, मतलब उसके अंदर दोबारा से एनर्जी आ चुकी है, वो खुद को जगा हुआ महसूस करता है। देखो, फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए पुराने टाइम पे क्या दिया था, कैंथेराइड्स दिए जाते थे। ठीक है, क्यों? तो उसके एग्जाम्पल पहले वहां पर यूज किया था, जानवरों के अंदर यूज ज्यादा किया जाता था पुराने टाइम पे, कि जैसे किसी को ब्लैडर का वीकनेस है, उसकी वजह से यूरिन पास नहीं हो रहा, जब डिट्रूसल, वैसे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि डिट्रूसल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके बाद ही होता है, बट एनिमल में पुराने टाइम पे क्या होता था, कैंथेरिस यूज की जाती है, कैंथेराइड्स बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो हनुमान सर कह रहे हैं किसी को मान लो ब्लैडर की वीकनेस है और वहां तो तुमने कैंथेराइड से दिया, तो कैंथेराइड्स कॉन्ट्रैक्शन को तो करवा देगी ब्लैडर का, बट एक बार तो हो गया, बट दोबारा जो वीकनेस थी ब्लैडर की वो और भी ज्यादा हो जाती है, अल्टीमेटली वो पैरालिसिस के स्टेट में लेके चली जाती है। तो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। फिर हनुमान सर कॉन्स्टिपेशन के एग्जाम्पल लिखते हैं 59 में, कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसी दवा देना जो कि क्या करे, या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा दे, ठीक है, या फिर वो स्टूल पासिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दे। तो हनुमान साहब पुराने टाइम उसे परगेटिव ड्रग बोला जाता था, ऐसी दवाएं जो कि स्टूल ज्यादा कराएं
उसे परगेटिव ड्रग कहते हैं ओल्ड टाइम पे। तो हनीमैन सर कहते थे कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एंटीपैथिकली परगेटिव ड्रग जो दी जाती हैं उससे थोड़े समय के लिए तो रिलीफ होगा, बट जब दोबारा कॉन्स्टिपेशन होगा तो और भी ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। और आजकल हम लोग उसमें रिसेंट टाइम एग्जांपल देखते हैं लैक्टोलोज का, कि लैक्टोलोज का सिरप पिलाते हैं, रात में 10 ml एचएस करके दिया जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद दिया जाता है कि लैक्टोलोज का सिरप है, किसी कॉन्स्टिपेशन है। बट उसमें होता क्या है कि वो पेशेंट ठीक नहीं होता, वो जब तक लैक्टोलोज लेता रहेगा उसको स्टूल साफ होते रहेगा, बट वो बाद में हेमोरॉयड में या फिर हेमरेज होने लगता है, फिर फिसर बनने लगता है जब दवाएं बंद होती हैं। तो हनीमैन सर वही कह रहा है कि अगर एंटीपैथिकली किसी डिजीज को ठीक करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें डिजीज एग्रावेट हो ही जाती है। ठीक है, आगे हनीमैन से एक एग्जांपल देते हैं, पांचवा एग्जांपल हम लोग बताते हैं कि क्रॉनिक डिबिलिटी है या फिर क्रॉनिक वीकनेस है, किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है या फिर बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए अगर वाइन दे दी जाए तो वाइन पीने के बाद पेशेंट को लगेगा यार, देसी भाषा में बोले दारू पी ले, तो दारू पीने के बाद उसे लग रहा है बॉडी एक्टिव है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग कर ले कुछ समय के लिए एक्टिव है, बट उसके बाद जब बॉडी अगेन वो वीकनेस फील करेगा, वो डिबिलिटी वीक फील करेगा, तो और भी ज्यादा वीकनेस हो जाती है। ये हमें सर एग्जांपल देते हैं, बताते हैं कि किसी को क्रॉनिक डिबिलिटी क्रॉनिक वीकनेस है, उसे दारू पिलाकर वाइन पिलाकर ठीक नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी भी वाइन पिलाकर ठीक नहीं करना चाहिए। हमें का मतलब ऑडियो प्रैक्टिशनर के लिए एग्जांपल बता रहे हैं, एंटीपैथिक थ्रू अगर क्योर करने की कोशिश की जाए तो होता यही है। आगे, अगर किसी को वीक डाइजेशन है, उसके बाद अगला एग्जांपल, ये छठा एग्जांपल कह सकते हैं, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा वीक डाइजेशन है, ठीक है, और वो खाना पचा नहीं पाता, तो उससे कह दिया है कि तुम मसाले ज्यादा खाओ, गरम मसाले खाओ, तो तुम्हें आराम हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट का तरीका था, पुराने टाइम पे कहते थे लोग। तो हनीमैन से यहाँ पे मसाले तो नहीं लिखा, बट कॉन्डिमेंट्स नाम से लिखा हुआ है ना, जो अब रीडिंग लगाओगे तो उसमें मिलेगा क्रॉनिक वीट किल्ड स्टमक हीटिंग कॉन्डिमेंट्स ट्राई टू स्ट्रेंथन द वीक एंड कोल्ड स्टमक, ये लाइन लिखी है। तो कॉन्डिमेंट्स क्या है, मसाले, जो गरम मसाले होते हैं उसको देकर कहते हैं कि ठीक है ये खाओगे तो जो डाइजेशन वीक है तुम्हारा वो बेटर हो जाएगा, उसके थ्रू ठीक करने की कोशिश की जाती है। हनीमैन सर कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि एक बार एक दिन खाने से तो डाइजेशन ठीक हो गया, पर अगले दिन जो जो डाइजेशन खराब था वो और भी ज्यादा बुरी स्टेट में आ सकता है। वीक एंड कोल्ड स्टमक, जिनकी डाइजेशन पावर कमजोर है, ठीक है, जो खाते हैं, जिनका खाना धीरे धीरे पचता है, उनके लिए है कि मसाले खाओ तो खाना तेजी से अच्छे से होगा। ठीक है, उसका हनीमैन सर ने एग्जांपल दिया है कि कोई चिली पेशेंट है, किसी को ठंडी ज्यादा लगती है, ठीक है, अगर किसी को ठंडी ज्यादा लगती है तो उससे ये कहना कि तुम गर्म पानी से नहाओ, गर्म माहौल में रहो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो हनीमैन सर कहते हैं ऐसा नहीं होगा। एंटागोनिस्टिकली जब हम ठीक करने की कोशिश करेंगे किसी चिली डिस्पोजिशन वाले पेशेंट को वार्म बाथ से, ठीक है, वार्म एप्लीकेशन से, तो एक बार वार्म पानी से नहाने में उसे एक आधे घंटे 15 मिनट जब तक गर्म पानी उसे अच्छा तो फील होगा, बट उसके बाद जो ठंडी लगेगी, तो पहली बार जो ठंडी लग रही थी उससे भी ज्यादा ठंडी लग रही होगी। जैसा हम लोग नॉर्मली ठंडी में फील करते हैं जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहा लिया ठंडी में तो नहाने के बाद और भी ज्यादा ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो एनर्जी है, पहले तो लॉस हो ही रहा था, गर्म पानी से एनर्जी लॉस सडन रुक गया, बट उसके बाद जब बॉडी एनर्जी लॉस अगेन करना शुरू करती है तो बहुत ज्यादा करती है, हम लोग नॉर्मली फील भी करते हैं। तो हनीमैन सर यहाँ बता रहे हैं कि किसी चिली डिस्पोजिशन वाले पेशेंट को वार्म बाथ से ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंटागोनिस्टिक ट्रीटमेंट है जिसे एंटीपैथी कह रहे हैं। ठीक है, आगे हनीमैन से हम बर्न का एग्जांपल देते हैं कि मान लो कोई जल जाता है, तो अगर कोई जल गया तो वहां पे तुरंत कोल्ड एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि एंटागोनिस्टिक ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, किसी को जल गया तो ठंडी चीज अप्लाई कर दो। तो हनीमैन सर कह रहे हैं ठंडी चीज अप्लाई तो कर देंगे तो पेशेंट को वहां पे प्राइमरी एम्लोरेशन, ट्रांजिएंट तो एम्लोरेशन हो जाएगा शुरू कुछ समय के लिए, बट उसके बाद बॉडी जो डिजीज है, जो बर्न हुआ, वो और भी ज्यादा वायलेंट फॉर्म में निकल कर आएगा, जो ओरिजिनल डिजीज है और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसके छाले बनने लगते हैं, ठीक है, सेप्सिस होने लगती है, ये सारी चीजें होने लगती है। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि कोल्ड एप्लीकेशन करने
बर्न पार्ट है जहाँ पे जलन महसूस हो रही है, वहाँ पे ट्रांजिएंट तो रिलीफ मिलेगा, बट उसके बाद जो बर्निंग है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर वो कोल्ड एप्लीकेशन हटाया जाए तो। आगे हनीमैन से एग्जांपल देते हैं, स्टॉपेज ऑफ नोज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। किसी को लंबे समय से लगता है कि उसकी नाक बंद हो रही है, नाक बंद हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए कोशिश कर दो ऐसी रेमेडी देने की जिसे स्टेंचुरी बोलते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे ना इसमें, स्टेंचुरी रेमेडी दैट प्रोवोक ए सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, ऐसी दवाएं जो कि स्नीजिंग प्रोड्यूस कराए। तो अगर किसी को स्टॉपिंग ऑफ नोज है, वहां पर तुम ऐसी दवाएं दो जो स्नीजिंग प्रोड्यूस कराए। तो दवा का जब तक एक्शन है स्नीजिंग तो होगा, बट जो स्टॉपिंग ऑफ नोज पहली स्टेट में था, अब जब वो सेम सिम्टम लौट कर आएगा तो और भी ज्यादा वायलेंट फॉर्म में निकल कर आएगा। आगे हनीमैन सर एग्जाम्पल बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म का, कि जैसे मान लो किसी को पैरालिसिस हो गई या पैरालिटिक लंब है, मसल की वीकनेस है, ठीक है। अब उस मसल को वीकनेस को ठीक करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेट का या फिर ऐसे तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो जब तक वो एक्शन रहेगा उसका, तब तक तो पेशेंट को लेके उसकी मसल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट उसके बाद जो दोबारा मसल वीकनेस होगी वो और भी ज़्यादा खतरनाक फॉर्म में होती है। तो एंटीपैथिकली हम ठीक नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, पेशेंट को या तो हमें दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, या फिर जो ओरिजिनल सिम्टम लौट के आता है तो और भी ज़्यादा वायलेंट फॉर्म में लौट कर आता है। आगे पुराने टाइम पे हनीमैन सर एक एग्जांपल और देते हैं कि अगर किसी को हेड में कंजेशन हो गया, मान लो किसी को हेडेक हो रहा है, तो पुराने टाइम पे ट्रीटमेंट का तरीका क्या था कि उसका वेनिसिक्सेशन कर देते थे, उसकी ब्लड लेटिंग कर दो, उसका खून निकाल दो, ये एक तरीका था। बट वेनिसिक्सेशन जब रुक जाएगा उसके बाद हनीमैन सर कहते थे कि जब दोबारा ये चीज लौट कर आएगी, दोबारा हेडेक होगा, तो और भी ज्यादा वायलेंट फॉर्म में हेडेक होगा। तो एंटागोनिस्टिक ट्रीटमेंट क्या है, किसी परसिस्टिंग डिजीज में एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट से एक्ट करने वाली दवाएं अप्लाई की जाए तो उसमें ट्रांजिएंट एम्लोरेशन होता है। पेशेंट को ऐसा नहीं कि रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको रिलीफ तो मिलेगा बट बहुत ही ट्रांजिएंट मिलेगा, और जो ओरिजिनल डिजीज है वो और भी ज़्यादा एग्रावेट कर जाती है। तो किसी को हेडेक होता है, हेड कंजेशन होता है, वहां पे तुम ब्लड लेटिंग कर दो तो थोड़े समय के लिए तो पेशेंट को रिलीफ रहेगा, बट उसके बाद जब हेड कंजेशन बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा वायलेंट फॉर्म में बढ़ता है। उसी तरह हनीमैन सर अगला एग्जांपल देते हैं, नीचे जब पढ़ोगे तो रैपिड पल्स, किसी को मान लो पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हनीमैन से उस समय फॉक्स ग्लोब नाम से मेडिसिन आती थी, जिसे हम लोग होम्योपैथी में पढ़ते हैं डिस्टेलिस, ठीक है। डिस्टेलिस या फॉक्स ग्लोब बोला जाए। तो अगर किसी को पल्स रेट बढ़ रही है, किसी की पल्स रेट ज़्यादा चल रही है, तो उसको एंटागोनिस्टिक मतलब क्या हुआ, ऐसी दवाएं जो उसके एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट में एक्ट करें। अगर किसी को पल्स रेट बहुत तेजी से चल रही है तो उसका पल्स रेट कम करने के लिए क्या दी जाती थी, डिस्टेलिस या फॉक्स ग्लोब दी जाती थी। तो हनीमैन सर कहते थे जब तक फॉक्स ग्लोब या डिस्टेलिस, तो उसको जो पल्स रेट बढ़ा हुआ था वो हल्का सा डिक्रीज होगा, बट जब दोबारा पल्स रेट बढ़कर आएगा तो और भी ज्यादा बढ़कर आता है। तो हनीमैन सर ने इतने एग्जाम्पल 12 13 14 एग्जाम्पल पूरे उसमें बताए हैं। उसके बाद आखिरी में लाइन हनीमैन सर लिखते हैं कि हाउ ऑफन इन वन वर्ड, कि अक्सर एक शब्द में अगर इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं द डिजीज इज एग्रावेटेड, या तो डिजीज बढ़ जाती है और समटाइम्स इवन वर्स, और कभी कभी बहुत ज्यादा वर्स स्टेट में पहुंच जाती है बाय द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द सच एंटागोनिस्टिक रेमेडी, दैट इज ब्रैकेट में क्या लगा, एंटीपैथिक रेमेडी। अगर हम एंटीपैथिक रेमेडी अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, डिजीज या तो एग्रावेट कर जाती है या फिर और भी ज्यादा वर्स फॉर्म में हो जाती है। द ओल्ड स्कूल विथ इट्स फॉल्स थ्योरीज डज नॉट परसीव, बट जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर हैं जो अपनी फॉल्स थ्योरी से ये चीज परसीव ही नहीं करते, वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे दवाओं की वजह से बीमारी और ज्यादा वायलेंट फॉर्म में आ रही है, बट एक्सपीरियंस टीचेज इट इन ए टेरिबल मैनर।
तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है एंटीपैथी के थ्रू ठीक करने का जो एक्सपीरियंस है वो सिखाता तो है बहुत ही गंदे तरीके से, टेरिबल तरीके से। ठीक है, तो 59 जो हम लोगों ने 58 में पढ़ा कि एंटीपैथी के थ्रू क्योर करने की कोशिश करेंगे तो ट्रांजिएंट रिलीफ होगा, होल डिजीज बढ़ जाएगी। तो उसकी एग्जाम्पल 59 में हनीमैन सर ने बताया। तो ऐसा हो रहा है। और जब हम लोग 60 एफोरिज्म पढ़ेंगे तो हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो डिजीज बढ़कर आ रही है, अब इसको ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन जो होते हैं, जो एंटीपैथिक जो ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो दवा की क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं, वो दवा की मात्रा बार बार बढ़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट ठीक नहीं होता, उसमें उसका सिम्टम क्या सप्रेस होते रहते हैं और एक समय बाद वो इतने ज़्यादा वायलेंट फॉर्म में निकल के आते हैं कि कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो वही चीज़ हमें चलेगी कि टेरेबल मैनर में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो जब हम लोग 60 एफोरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर इसको ओवरकम करने के लिए कि जो ओरिजिनल सिम्टम है लौट कर आ रहा है और भी ज़्यादा वायलेंट फॉर्म में आ रहा है, उसके लिए क्या यूज करते हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर ब्रूसो जो वेनिस फिक्सेशन वाला पार्ट था उसका थोड़ा पार्ट और यहाँ पर पढ़ेंगे, तो हम लोग को और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि हनीमैन सर क्या कहना चाह रहे थे एंटीपैथी को लेकर। तो हम लोग को जब एंटीपैथी समझनी है तो अल्टीमेटली कम से कम 6 से 7 वर्जन तो एक साथ ही पढ़ने चाहिए कि 23 पढ़े, 56 पढ़े, 57 पढ़े, 58 पढ़े, 59 पढ़े, 60 एफरोजम पढ़े, तब जाके एटलीस्ट समझ में आएगा। हनीमैन सर ये नहीं कहते कि एंटीपैथी अप्लाई नहीं करनी, बट एंटीपैथी के थ्रू किसी भी क्रॉनिक केस के अंदर किसी एक सिम्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंटीपैथी हम अप्लाई तो करेंगे बट कैसे केस में जहां किसी की जान बचानी हो, जैसे उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, जैसे किसी को हार्ट स्टॉप हो जाए सडन तो वहां पे यूज करेंगे हमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आज के लेक्चर में सीखते हैं।